हेलो एंड वेलकम टू द साउंड ऑफ सोल। मैं हूं आपका दोस्त सुदर्शन और आप सुन रहे हैं एक आपके फेवरेट पॉडकास्ट को, जो कि साउंड ऑफ सोल आपके दिल की आवाज़ होती है और कुछ ऐसे किरदारों से ये आपको मिलाती हैं कि आप इन किरदारों से या तो मिल चुके हैं या अपने आप में कहीं जी रहे हैं, है ना। तो इन्हीं एक किरदार में से आज एक किरदार हम आपको पेश करना चाहते हैं और वो मैं हूँ, मैं खुद। रिसेंटली जो मैं एक शादी अटेंड करने गया था और ये जो शादी है ये एक अंबेडकर वादी की थी, यानी जो अंबेडकर को, गौतम बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं। और इनकी रस्में कुछ ऐसी थी कि दुल्हा दुल्हन दोनों ही सफ़ेद कपड़ों में थे और दोनों ही भगवान बुद्ध और अंबेडकर के सामने कसमें खा रहे थे, जैसे मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारे सुख में तुम्हारे दुख में हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारे माता पिता का आदर करूंगा और बाकी सारी चीजें। बट पता है मुझको ये कहीं ना कहीं जो एक सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पे खटी और वो है कि ये सब झूठी कस्में थी। ये पूरी की पूरी एक झूठी कस्में थी। लड़का लड़की को झूठी कस्में दे रहा है, लड़की लड़के को झूठी कस्में दे रही है और एक्चुअली दोनों ही बिक चुके हैं। वो बिके इस तरह से क्योंकि ये सारी की सारी जो चीजें थी ना, इनके पीछे आसपास और पूरे के पूरे स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट्स, बर्तन, टेबल, एसी, कार, बाइक, एक्चुअली ये सब खड़े थे। लोग थे, लेकिन लोग आशीर्वाद देने नहीं आए थे, खाना खाने। और जिस माँ बाप ने उम्र भर एक्चुअली पैसों को जमा किया है, सिर्फ 5 मिनट के एक शो के लिए लोग आए थे, खाना खा के अच्छा है बुरा है कह के चले जाते हैं। कहानी यही नहीं रुकती, कहानी यहाँ रुकती है कि ये जो लोग हैं, यानी कि मैं खुद एक अम्बेडकरवादी हूँ, मैं खुद गौतम बुद्ध को मानता हूँ, लेकिन इन लोगों ने, या शायद हम सभी, चाहे वो हिंदू हो जो कि आग यानी अग्नि के सामने 7 फेरे लेता है अपने वाइफ के साथ, कस्में खाता है, सारी रस्में होती हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, निकाह होता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो जिसकी मैरिज होती है, या हम जैसे, या सिख, या कोई भी समाज हो, सब की सब जो है ना झूठी कस्में और झूठे वादों पर ही ये पूरा का पूरा मैरिज, शादी, ठीक है, बनी हुई होती है। वो इसलिए क्योंकि हम सब लड़के लड़की के हाथों बिक चुके होते हैं, क्योंकि हमारा रेट तय किया जाता है। अब ये बुद्धिस्ट जो शादी थी, दिखाने के लिए दोनों ही क्लास 1 ऑफिसर, दोनों ही गवर्नमेंट में एकदम सक्सेसफुल, एक दूसरे के साथ जुड़ने जा रहे हैं, अपनी लाइफ को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन गौतम बुद्ध और अंबेडकर के तस्वीर को, यानी उन भगवान को जिन्हें हम एक्चुअली अपना पालनहार मानते हैं, इनका निरादर कर रहे हैं। यस, निरादर। मुझे शर्म आती है ये कहने के लिए कि कभी कभी अंबेडकर और गौतम बुद्ध को अपने फोटो के सामने, अपने चेहरे के सामने रख के ये उनका मजाक उड़ाते हैं, शादी में मजाक उड़ाते हैं, कस्में खा के, रस्में लेकर, और लड़की से बहुत सारी जायदाद, बहुत सारा डाउरी लेके। अब मुझे ये समझ में नहीं आता ये डाउरी किस चीज के लिए आप लेते हो। इसलिए क्योंकि आप लड़के हो, या इसलिए कि आपके पास गवर्नमेंट नौकरी है, या इसलिए लेते हो कि आप उसको ताउम्र भर लड़की को अपने पास रखोगे और उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करोगे। या सिर्फ इसी के लिए आप डाउरी लेते हो? अब डाउरी के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। पहले के लोग जो थे, शादियों में छोटे गिफ्ट दिया करते थे, आशीर्वाद दिया करते थे, और यही जो गिफ्ट है ना, आज सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट रह गई है, एक शो पीस रह गया है, और न जाने सिर्फ एक दिखावा जैसा रह गया है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लड़का एक्चुअली चाहता है, या लड़के की माँ चाहती है, या सोसाइटी चाहता है। प्रॉब्लम यहाँ है कि लड़की कुछ नहीं बोलती। लड़की जो क्लास 1 ऑफिसर है, जो कि एक्चुअली पढ़ी लिखी है, गवर्नमेंट जॉब करती है, वो खुद भी अपने माँ बाप को ये नहीं कह सकती कि जो लड़का मेरे से करोड़ों रुपए दहेज में मांग रहा है, न जाने वो शादी के बाद क्या करेगा, न जाने वो शादी के बाद कौन सी मांग रखेगा। क्या हम सिर्फ लड़कियां मांग पैदा करने के लिए हुई हैं? क्या हम सिर्फ करोड़ों रुपए देकर किसी लड़के को अपने जिंदगी में ला सकते हैं? क्या सिर्फ करोड़ों रुपए देकर उसके प्यार को हासिल कर सकते हैं, उसके फैमिली को अपना सकते हैं? क्या वो हमारी को अपनाएंगे?
नहीं, एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं। जहां पर शादी झूठी बुनियाद पे बैठी हो ना, बेसमेंट उसका झूठी बुनियाद पे हो, वो शादियां नहीं टिकती। वो सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, वो एक सिर्फ क्या कहते हैं, एक सिर्फ एक धोखा है और कुछ भी नहीं। लड़के को ये सोचना चाहिए कि मैं इतना डार्क हूं, इतना काला हूं, या जो भी हूं, एक्चुअली नो सरकास्टिक वे, नो डिस्क्रिमिनेशन, बट कम से कम वो ये तो सोचे कि क्या मैं इस हाल में, अगर मैं कॉलेज में होता तो क्या मैं इस लड़की को अपने लिए पटा सकता था, क्या मैं इसको अपने प्यार में ला सकता था। लेकिन नहीं, आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, आप बहुत सारा धन दौलत या शायद लड़की की जायदाद तक मांग लेते हो, और होता यह है कि ये सब होने के बाद आप उसको उसी हाल में फेंक देते हो जहां से वो आई है। यानी कि आप उसको ऐसे हाल में डाल देते हो कि नहीं, ना कि वो अपने घर की रहती है और ना ही आपके खुद के घर की। मुझे समझ में नहीं आता, डाउरी की वजह से इतनी जो मौतें होती हैं, इतने जो फिजिकल पेन होते हैं, क्या इनके लिए एक आदमी जिम्मेदार है या एक औरत? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि शायद कहीं ना कहीं एक औरत जिम्मेदार है, चाहे वो एक सास के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो। जब आपको इतना पढ़ाया लिखा जाता है, आपको ये समझाया जाता है कि डाउरी यानी कि दहेज एक क्रूति है, समाज के लिए कैंसर है, आप खुद इस बात को क्यों नहीं स्वीकारती कि मैं अपने बलबूते पे शादी करूंगी, मैं उससे शादी करूंगी जो मुझे रिस्पेक्ट दो, उस आदमी से नहीं जो मेरे दहेज पे या पैसों पर अपनी पूरी की पूरी जायदाद, अपनी पूरी की पूरी सोच, जिंदगी बिताने के लिए रेडी हो। नहीं, ये सब नहीं चाहिए। एक्चुअली एक औरत को चाहिए प्यार, एक औरत को चाहिए एक वफादारी, एक चाहिए कि दोनों पार्टनरों में एक ट्रस्ट बिल्ड हो। लेकिन सिर्फ डाउरी या पैसे के मामले पर ये चीजें नहीं हो सकती। तो जब भी आपको लगे कि आपके पार्टनर ने शादी के वक्त आपके सामने, आपके माँ बाप के सामने बहुत सारा पैसा रख दिया है, और बेसिकली चाहे वो पैसा 1 रुपए हो या 1 करोड़ हो, वो हमेशा दहेज कहलाता है। और उसके पीछे बहुत लंबी प्लानिंग होती है लड़की के घर पे। जिस दिन लड़की पैदा हो जाती है ना, उसी दिन से माँ बाप के लिए सेविंग शुरू हो जाती है। और सेविंग भी ऐसी कि पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं, उसके आगे के फ्यूचर के लिए नहीं, बल्कि उसके हस्बैंड को देने के लिए। क्योंकि आज के कलयुग में कितना पैसा एक लड़का मांगेगा शादी में, चाहे वो नोटों की गड्डी हो, चाहे वो हमारे सोने की हो, या कार। आजकल तो कार और 2 व्हीलर, एसी, ये तो बहुत नॉर्मल चीजें हो गई। बट एक्चुअली देखा जाए ना तो आजकल इससे बढ़कर भी आगे बढ़ने लग गया। बिजनेस में हिस्सेदारी, जायदाद में हिस्सेदारी, लड़की अगर अकेली हो तो पूरी प्रॉपर्टी ही हस्बैंड की। तो इस मामलों में एक्चुअली ना यहीं पर हम आके मात खा जाते हैं, और दोष लड़की का है, क्योंकि लड़की आवाज ही नहीं उठाती। जब वो खुद इतनी सक्षम है, अपने पैरों पे खड़ी है, तो क्यों किसी को खरीदना, क्यों किसी के हाथों बिकना, और क्यों फिजिकल पेन लेना। इतनी फिजिकल पेन लेने के बाद, शादी होने के बाद भी लड़की जब इस अत्याचार से गुजरती है, चाहे वो फिजिकल अब्यूज हो, चाहे वो फिजिकल रेप हो, यानी कि शादी के बाद भी रेप होते हैं। अगर आपके कंसेंट के बिना अगर कुछ होता है तो यानी कि वो सोचिए कि वो हमेशा आपके बॉडी के साथ एक रेप ही है। तो चाहे वो फिजिकल अब्यूज हो, चाहे वो रेप हो, इसके बाद भी औरत जो है ना, अपने आप को हमेशा चुप ही रखती है। और इसी बात पे एक छोटी सी कविता भी मुझे याद आती है कि एक छोटी सी नन्ही सी लड़की है जो कि अपने माँ के कोख में है और डरी सी सहमी सी रहती है। उसे मालूम है कि कुछ महीनों बाद वो अपने माँ के कोख से निकलने वाली है, लेकिन फिर भी चुपचाप अंदर रहती है। शायद उसको मालूम है कि आने वाले कल में जब वो इस दुनिया को देखेगी तब भी उसे चुप ही रहना है। वो हमेशा अपने बाप को सुनती है कि उसके पिताजी अपने माँ को डांटते हैं, अपने माँ को मारते हैं, अपने बीवी को प्यार नहीं करते, प्यार की बातें नहीं करते, उसको मारते हैं, उसको गाली देते हैं। और ये बातें जो हैं वो छोटी सी बच्ची को सुनाई देती है। हम सोचते हैं कि शायद बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कोख में मुझे सब कुछ पता चलता है कि मेरे पिताजी मेरे बाप को मारते हैं, मेरे पिताजी मेरी माँ को मारते हैं, मेरे पिताजी अपनी माँ को मारते हैं। और न जाने क्यों 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 ये मर्द जात जो है ना, इतनी अपने ऊपर गरूर करता है कि औरत को इतना कमजोर समझता है कि वो हर पल उसे सिर्फ दबोचना, गिराना या सिर्फ घुटने के लिए पैदा होता है।
इसलिए कहती हूँ कि मैं जब कोक में रहती हूँ ना, तो मुझे अपने पिताजी से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो मेरे माँ को मारते हैं और मैं अंदर सहमी सी रहती हूँ, कहीं मैं बाहर निकल न जाऊं और कभी वो मुझे मार न दे। इस बात से मैं हमेशा घुट घुट के मरती हूँ। जैसे ही मैं पैदा होंगी, क्या मेरे भी सपनों को कुचल दिया जाएगा? क्या मेरे भी अरमानों को सिर्फ सिकुड़ के एक बंद से प्याले में रख दिया जाएगा? एक जाली के अंदर मैं पैदा होंगी, जहां वो चार दीवारी होंगी और हर चीज के लिए मुझे परमिशन लेना पड़ेगा। हर चीज के लिए मुझे परमिशन लेते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा। क्या मैं भी मेरे माँ जैसी सिर्फ सिलकती, बसती हुई, रोती हुई रह जाऊंगी? नहीं, जब मैं यहाँ से आऊंगी तो एक नई सुबह लेकर आऊंगी, मैं एक नई क्रांति लेकर आऊंगी, और मैं ये देखूंगी कि आगे बढ़ने वाली हर स्त्री मेरी जैसी हो, हर लड़की मेरी जैसी हो, जो अपने ख्वाबों को भी पूरा कर सके, अपने अरमानों को पूरा कर सके, और हाँ, ये बढ़कर आगे कह सके कि ये जिंदगी सिर्फ एक पल के लिए मिली हुई है और इसे मैं पूरी तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर लड़की जो आज इस जिंदगी में जी रही है, चाहे वो आने वाले कल में क्यों ना हो, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि आपकी जिंदगी जो है सिर्फ एक बार मिली हुई है, और इस एक बार की जिंदगी को आप खुल के जिए। अपने घर में हो तो खुल के जिए, किसी बात का बंधन नहीं होना चाहिए, किसी बात की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आप इतने अच्छे समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप ये याद रखिए कि किसी भी मर्द के हाथों आपको सिर्फ दब के नहीं रहना है। समानता, इक्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। जब आपके सामने वाला आपका आदमी या आपका पति आपको समझे नहीं, आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, आपको दबाने की कोशिश करता है, जब आपके आत्मविश्वास और आपके मन को ठेस पहुंचाता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, जहां आपका आत्मसम्मान गिर जाता है, वहीं याद रखिए आप वहीं पर मर जाते हैं, वहीं गिर जाते हैं, और फिर आगे बढ़ने की या आगे बढ़ाने की उस रिश्ते को कोई जरूरत नहीं होती। आई होप आपको ये बात समझ में आती हो। Please take your own decision in this way, and this is what I want to say in this Sound of Soul. Thank you for listening to this. I hope you like this thought, and if you have anything to say, please do comment it in the chat box. Thank you for listening to Sudarshan, and this is a great platform to give your ideas.